नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष पेशकश में। शादियों और दूसरे शुभ कार्यों का बम्पर सीजन लगभग खत्म होने को है। धनु संक्रांति अगले हफ्ते है और इस दिन सूर्य देव के नारायण रूप की पूजा करने का बहुत महत्व है। पुराणों में सूर्य को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है और इस दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। सूर्य की धनु संक्रांति के दौरान तमाम शुभ काम बंद हो जाते हैं क्योंकि इस दौरान सूर्य की चाल बदल जाती है। तो धनु खर मास में आखिर कौन कौन से शुभ काम करने की मनाही है? सूर्य की राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर असर क्या होगा और आखिर खर मास की अवधि में शुभ कार्यों पर क्यों लग जाती है रोक, और इस संक्रांति का आपके जीवन पर क्या क्या असर होने वाला है, इसी पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। तो मंगलवार से खरमास शुरू हो रहा है और इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। खरमास का समय सूर्यदेव की चाल धीमी हो जाती है और सूर्य का प्रभाव कम होने लगता है, लेकिन कई उपाय भी ऐसे में किए जाते हैं जिनके जरिए आप सुख समृद्धि और तरक्की पा सकते हैं। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशय नवृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् ध्येय सदा त्रिमंडल मध्यवर्ती नारायण। ग्रहों के राजा सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो यही सूर्य की संक्रांति कहलाती है। इस बार सूर्यदेव 16 दिसंबर यानी मंगलवार को सुबह 4:26 पर राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाने वाले हैं। ऐसे में इस दिन धनु संक्रांति मनाई जाएगी। इसी के साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी। ये खरमास अगले महीने 14 जनवरी तक रहेगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य का प्रभाव गुरु की राशि धनु में कमजोर हो जाता है, इसलिए इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशियों में पहुंचते हैं, गोचर करते हैं, संक्रांति करते हैं, तो वह समय खरमास कहा जाता है। तो खरमास सिर्फ विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्यों के लिए रोक लगाता है। बाकी पूजा पाठ जब तब के लिए यह समय श्रेष्ठ समय कहा जाएगा। यानी अगले हफ्ते से धनु खरमास की शुरुआत हो रही है। हालांकि अगर आपको सूर्य के राशि परिवर्तन से समस्या है तो उसके लिए कुछ महा उपाय भी हैं। ज्योतिषाचार्यों की मानी तो रोज सुबह हल्दी मिला हुआ जल सूर्य को अर्पित करें। हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। रोज शाम शनि मंत्र का जप करें। शनिवार शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और सात्विक रहने का ही प्रयत्न करें। सूर्य राजा है। सूर्य को ग्रहों में राजा की संज्ञा प्राप्त है। सूर्य पिता है। सूर्य में आत्मा है। सूर्य आत्मबल है। सूर्य सरकारी तंत्र है, सरकारी योजनाएं हैं। सूर्य सरकार है। ऐसे में सूर्य का जब राशि परिवर्तन होगा, सूर्य की राशि में गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन होगा, तो सभी व्यवस्थाओं पर, पर्यावरण पर, चराचर जगत पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। यानी भले ही मंगलवार से खरमास शुरू हो जाएगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि आप कुछ उपायों को अपनाएंगे तो आने वाले समय में तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप पर सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा जरूर बरसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रतीक भट्ट जी स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर नितिशा हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी स्टूडियो में मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर राखी आप ही से करूंगी। सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को सरल भाषा में, शब्दों में बता दीजिए खरमास होता क्या है।
देखिए, संक्रांति होती है, हर महीने होती है, और हर महीने सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करता है, एक खगोलीय घटना है, हर महीने होती है। और जिस भी राशि में सूर्य जाता है उसी दिन को हम संक्रांति, इस बार क्योंकि धनु राशि में जा रहा है इसलिए धनु संक्रांति कहते हैं। जब भी सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में आता है उसे खर मास कहते हैं। अब खर मास से पहले डरिए मत, बस ये है कि मांगलिक कार्य नहीं होते। आपकी भाषा में बताऊं, पुराने ज़माने में नानी पर दादी दादी कहती थी तारा डूब गया, वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझते थे। वैसे भी इस वक्त शुक्र जो है वो अस्त है, मंगल जो है वो अस्त है, मतलब कोई शुभ काम नहीं होंगे, कामों में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आएंगी। मेरा कहने का मतलब है आप शादी नहीं कर सकते, मुंडन नहीं कर सकते, कान छेदन नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते। आप ये जो शुभ कार्य हैं जिसे हम एक समय सीमा देख कर करते हैं वो नहीं कर सकते। अन्यथा ये समय बड़ा ही खूबसूरत समय है, नदियों में स्नान करने का, नहाने का, दान पुण्य करने का और पूजा पाठ करने का। तो एक तरीके से भगवान कह रहा है कि थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर ना भक्ति वाली लाइफ में आओ। किस तरीके से इसको समझा जाए प्रतीक जी? देखिए, 4:26 पर 16 तारीख के सुबह ये होने जा रहा है, हर साल होता है, और अपने एडवाइजर की राशि में जा रहे हैं, सलाहकार, मुख्य सलाहकार बृहस्पति की। तो अशुभ कैसे, जो मुख्य सलाहकार की राशि में जा रहे हैं, हाँ कुछ शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, उसकी वजह जो हम समझाएंगे भी आपको आगे। देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जब वो उस राशि धनु में जाते हैं जो कि अग्नि तत्व की राशि है, धर्म त्रिकोण को दर्शाती है, तो आपको ज़्यादा धार्मिक हो जाना चाहिए दोनों संक्रांति में, चाहे वो धनु संक्रांति हो 15 दिसंबर से 14 जनवरी वाली, चाहे वो मार्च वाली मीन संक्रांति हो। जितना आप धार्मिक हो जाएंगे, आप अपने त्रिकोणों को मजबूत कर रहे होंगे कुंडली में, और अगर त्रिकोण मजबूत है तो लक्ष्मी वहीं से चलती हैं, तो निश्चित तौर पर धन, वैभव, संपत्ति, संपदा सब आ जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा समय। अब यहाँ पे मध्यम चाल होती है, मंत्रणा का समय होता है, ये खास तौर से कहा जाता है सूर्यदेव का। तो इसलिए इस दौरान जब वो, जैसा कि राखी जी ने बड़े अच्छे से कहा, तारा डूब जाता है, सरल शब्दों में लोग ऐसे ही बोलते थे, तो ये समय एक ऐसा है जहाँ पर मध्यम गति में आ जाते हैं, चाल में परिवर्तन हो जाता है। यही समय है दक्षिणायन उत्तरायण का भी, तो इसलिए शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। शुभ कार्य, यहाँ पे हर शुभ कार्य वर्जित नहीं है, शुभ कार्य मतलब विवाह वर्जित हो जाते हैं, गृह प्रवेश वर्जित हो जाता है, मुंडन संस्कार वर्जित हो जाता है, तिलक वगैरह आप नहीं चढ़ा सकते, लेकिन आप देखा दिखाई कर सकते हैं। आप सिंगल हैं तो मिंगल का प्लान पूरा बनाइए और आपस में मिल सकते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छा रिचुअल इस दौरान करना टाल देना चाहिए। तो ओवरऑल समय देखा जाए, सूर्य बृहस्पति की राशि में अति शुभ हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको धर्म, वैभव, संपत्ति, ज्ञान लेकर आ रहे हैं। संजीव जी, शुभ कार्य नहीं लेकिन समय शुभ जरूर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, सूर्य अभी जैसे कि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि धनु राशि में, धनु राशि जो है बृहस्पति गुरुदेव की राशि है, तो गुरुदेव की राशि, और वैसे भी ज्योतिष के हिसाब से मित्र की राशि में आ रहे हैं, तो कहीं कोई हानि की कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। पर भगवान सूर्य जो है आत्मा के कारक हैं। वेद में लिखा है सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुकश्च। भगवान सूर्य के लिए नित्य प्रातः उठ करके और मध्याह्न में और सायंकाल, हमारे यहाँ 3 बार जो है संध्या वंदन होती है, जो हम लोग वैदिक जो ब्राह्मण हैं वो लोग करते हैं, तो सभी को करना चाहिए। तो प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं, मंत्र बोल कर देते हैं, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशिर जगतपति ही अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर। इस तरह से ये मंत्र बोलकर यदि सूर्य नारायण को, भगवान को अगर आप जल प्रदान करते हैं तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर आपको हजारों करोड़ों किरणें आपके ऊपर छोड़ते हैं, और जिसमें उन किरणों के माध्यम से आपके ऊपर आयु, आरोग्यता, वैभव, धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ भगवान सूर्य ही देते हैं। तो ये सब आपको प्राप्त होने वाला है, डरने की बात नहीं है। अगर हल्दी मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो और अच्छा होगा, पीले फूल मिला के चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, तो भगवान सूर्य के लिए आराधना करें, और अपने पिता जो सूर्य के कारक हैं, अपने दादा जो सूर्य के कारक हैं, उनका सम्मान करें, उनका मान सम्मान करें, अपने से बड़ों का सदैव आदर करें। इससे आपके जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा निश्चित बढ़ेगा, क्योंकि चत्वारा तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश, बल कब बढ़ता है? जब आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, और अगर आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो आपके जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा, यश, ये जो है
ये बल, कीर्ति, ये सब घटने लग जाता है। तो ये बहुत ध्यान से आप लोग समझे और डरे नहीं। और इसमें बड़े देखिए मांगलिक कृत्य नहीं है, पर जो नित्य नैमित्तिक, ऐसा नहीं कि आप कल को समझो कि साहब खरमास है, पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलेगा, पर जो नित्य नैमित्तिक जो आप गणेश जी का स्तोत्र करते हो या हनुमान चालीसा करते हो या सुंदरकांड करते हो, तो ऐसा नहीं कि इनको रोक दो डर के, इनको रोज करो, क्योंकि ये नित्य नैमित्तिक कार्य है और ये आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, आपके जीवन में हमेशा कल्याण प्रदान करते हैं। बिल्कुल, ये ध्यान रखें। इसका कुछ असर, क्योंकि सूर्य धनु राशि में जा रहे हैं नितिशा जी, कुछ असर देश दुनिया पर भी होता है? जी, पहले तो हम खर मास को समझ लेते हैं। तो थैंक यू नवजोत जी और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, सूर्य या राजा है और गुरु की राशि धनु राशि जो अग्नि तत्व की राशि है। जब भी राजा गुरु के घर जाता है या गुरु राजा के घर आता है, जब गुरु राजा के घर आता है तो वो उनके सामने खड़े होते हैं और राजा उनको वेलकम करते हैं। यहाँ पर राजा गुरु के घर गए हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो समय है, ये हमारी जो पार्टी करने का समय या शादी विवाह मुंडन जो संस्कार होते हैं, उससे एक समय ऐसा आता है जब हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया कि अब आप अपनी लाइफ में स्थिरता लेकर के आए, अध्यात्म को आगे बढ़ाएं। ये जो समय है ये दान करने का है। जैसे सूर्य है, सूर्य का जो अगर हम वस्त्र देखें तो गर्म वस्त्रों में सूर्य को देखा जाता है। अब गर्म वस्त्र, सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में गर्म वस्त्र पहने जाते हैं। अगर आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो गर्म वस्त्रों का दान करिए। अगर आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाइए, क्योंकि गुरु की राशि धनु राशि में अगर हम अध्यात्म को, संस्कारों को, संस्कृति को लेके चलते हैं तो ये जो समय है पूरी तरह से अंदर झांकने का। यानी अब हम लोग जो बाहर काम कर रहे थे प्रैक्टिकली, अब हम अंदर काम करेंगे, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगे। अगर हम इसका देश काल परिस्थितियों पर बात करें तो जी हाँ, क्योंकि सूर्य राजा है और गुरु ज्ञान की राशि में गए हैं और अग्नि तत्व की राशि में गए हैं, अग्नि तत्व का प्लैनेट अग्नि तत्व राशि में गया है, ये पूरा इम्पैक्ट देश और पूरे राजनीति पर इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे अब शिक्षा से जुड़े हुए जो क्षेत्र है वो आगे आएंगे, जो अध्यात्म से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस समय हम लोग, क्योंकि अग्नि तत्व बहुत स्ट्रांग हुआ है, तो इस समय हम लोग कुछ विवाद भी होते हुए देखेंगे जो गुरु या ज्ञान या पॉलिटिशियंस के ऊपर देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ऐसे विवाद देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम प्राकृतिक आपदाओं को भी देखते हैं तो इस समय प्राकृतिक आपदाओं का समय भी होता है, तो ये पूरा असर इस पर देखने को मिलेगा। और इस समय जो राजनेता हैं उनके जो स्कैंडल्स हैं वो बाहर आ सकते हैं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई बैठ सकती है, ऐसा होने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि ये समय है पूरी तरह से अंदर की चीजों को खोदकर बाहर निकालने का। तो ऐसा हो सकता है। शुभ कार्यों की बात की डॉक्टर राखी, अब मैं चाहूंगी जरा समझाइए, क्योंकि देखिए वेडिंग सीजन चल रहा है लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब इस पर थोड़ा ब्रेक लग जाएगा, तो क्या शादियां नहीं होंगी या फिर एंगेजमेंट रोका वगैरह हो सकता है या सिर्फ शादियों पर ही रोका है? और अगर किसी को करनी है शादी तो क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले खर मास को समझ लीजिए, इससे ज़्यादा खूबसूरत और शुभ मुहूर्त कोई भी नहीं होता। आप डरिएगा मत, क्योंकि अगर आप नॉर्मली दान करते हैं तो उसका फल आपको 1 गुना मिलता है, लेकिन खर मास में अगर आप दान, पूजा, हवन या गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, तो वो आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है। तो कई करोड़ गुना इसका फल आपको मिलता है। आपको करना क्या है, अगर आपकी 25वीं शादी की सालगिरह है और इसी बीच में है, आपको मालूम है दिसंबर में लोगों की शादियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो होती हैं, कई लोग मानते हैं खर मास को, कई नहीं मानते हैं, तो भाई अगर आपकी एनिवर्सरी आप बिल्कुल करिए, आपके बच्चे का जन्मदिन आप बिल्कुल करिए। सब भ्रांतियां ही नहीं, जो चीज़ पहले से कार्य हो रहा है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि नया संबंध, नई दुकान, नई गाड़ी, नया घर, नया रिश्ता, नया रोका, नया कुछ। आपका बच्चा अभी जो है 6 महीने का हुआ है या 1 साल का हुआ है, आपको है कि चलो कंछेदन करवा लें इसके, तो एक बहुत बड़ी ये जो है ना हमारे 16 संस्कारों में है, आप नहीं करा सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी हमें अपने बच्चे को जनेऊ की जो है उसका कार्य करवाना चाहिए, तो आप नहीं करा सकते। जो मांगलिक कार्य हैं वो आप नहीं करा सकते हैं। और अगर हो नहीं भी होता खरमास, तो मैं आपको सलाह देती मत कराइए, क्योंकि इस वक्त जो है आपको मालूम है शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त होता है तो हमें शुभ कार्य वैसे नहीं करने चाहिए। बाकी आपके डेली रूटीन में आप शॉपिंग करिए, सामान खरीदिए, प्लानिंग करिए। जैसे प्रतीक जी ने कहा बिल्कुल सही कि आपको कुछ भी अगर सिंगल या मिंगल होना है तो प्लानिंग अभी करिए। लड़कियां देखना कंटिन्यू रखिए, लड़का देखना कंटिन्यू रखिए, लेकिन आप उसके संबंध में कब जुड़े, रोका कब करें, जब आपको लगे खरमास संपूर्ण हो गया। फिर है ना, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएगा तो फिर ओए होए 14 जनवरी के बाद सारे शुभ कार्य करिए।
चलिए अब यहाँ पर शुभ कार्यों की बात है, एक बार जरा प्रतीक जी थोड़ा और डिटेल में समझाइए। अब धनु संक्रांति हम मना रहे हैं, इसका जिक्र तो हमने कर लिया, सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में अब पावरफुल सूर्य भी हैं, पावरफुल गुरु भी हैं, क्योंकि धनु के स्वामी गुरु हैं, तो ऐसे में ज्यादा पावर नहीं हो जाती, किसकी पावर ओवरशैडो होगी? देखिए ये स्थिति इस बार थोड़ी अलग है, इतर है, क्योंकि इस बार मंगल भी वहीं है, तो मंगल आदित्य योग बन रहा है। सूर्य मंगल का योग हो जाना बहुत बड़ा योग होता है राजनीतिक क्षेत्र के लिहाज से और किसी की कुंडली के लिहाज से बड़ा योग होता है, बड़ी एनर्जेटिक, दो बड़ी सबसे बड़ी एनर्जी एक साथ आ जाए, सेनापति और कमांडर इन चीफ और राजा दोनों। तो अपने आप में इस बार जो धनु संक्रांति है, इसीलिए हमने कहा 18 महीने बाद ये संयोग बन रहा है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पिछली बार बना था तो इतना पावरफुल नहीं बना था। इस बार धनु राशि में आपने कहा कि भाई किसकी कौन ओवरशैडो करेगा पावर, तो यहाँ बात समझिए, खर का मतलब संस्कृत में होता है गधा और खर मास मतलब कमजोर महीना। अब इसके पीछे एक कथा है, कहते हैं सूर्यदेव के जब घोड़े थक गए, जब वो विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने गधों को बांध लिया, वो इसी दौरान बांधा, तो इसीलिए इसे खर मास का महीना कहा जाने लगा। और गधों की चाल वो उतनी नहीं थी जो घोड़ों की होती है, तो कहा जाने लगा ये स्लो महीना है। तो सूर्य के रिजल्ट थोड़े से स्लो होते हैं लेकिन शुभ होते हैं, जैसा कि राखी जी बार बार कह रही है, मैं भी बार बार कह रहा हूं, मैं एक शुभ चीज होते को हैं, चाहूंगी क्लियर कर दीजिए। जी। एक चीज, अब सूर्य के रिजल्ट कम होंगे या फिर गुरु के रिजल्ट कम होंगे? सूर्य के रिजल्ट में बदलाव आएगा, अशुभता नहीं आएगी। हम यहाँ अशुभता नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कम होंगे, हल्के पड़ेंगे, वो अपनी पावर सरेंडर करेंगे बृहस्पति को, तो बृहस्पति अब मोर पावरफुल हो जाएंगे। सूर्य पावर शुभता ही देंगे इस समय, क्योंकि वो अपनी सर्वश्रेष्ठ राशियों में से एक राखी जी ये अग्नि तत्व की राशि में है। आपसे इत्तेफाक रखती हैं इस बात से ना राखी जी? आप बता रही थी कि गुरु की पावर जो है, सूर्य की पावर ज्यादा होगी, गुरु की कम होगी। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक पिता यानी कि सूर्य, एक गुरु, दोनों आपस में मिल रहे हैं। किसके घर में मिल रहे हैं? गुरु के घर में। तो सबसे पहले अगर आप गुरु जिनकी धनु राशि है ना, उनकी अगर बात करें ना, उनकी जिंदगी में आपको बहुत जबरदस्त बदलाव दिखाई देंगे। मीन राशि जो है वो भी गुरु की राशि, उनकी जिंदगी में आपको बदलाव दिखाई देंगे। मेष राशि वालों की जिंदगी में आपको बदलाव दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल, जैसा प्रतीक जी ने कहा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना हम लोगों में होता है कि आप कम मैं ज्यादा, वो कम मैं ज्यादा। ग्रहों में ना आपस में बड़ी अच्छी मित्रता और दोस्ती होती है, जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर मैत्री में जो है ना रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सूर्य जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि गधों के साथ चल रहे हैं, उनकी जो राशि डिम है, मैं आपको एक आपकी भाषा में बताती हूं। आप जब अपने कमरे की लाइट को रात को डिम कर देती है ना, ऐसा डिम आजकल आप महसूस कर रही है ना, आपको पता है कि आजकल दिन बड़े छोटे हैं, बड़ा मन उदास उदास रहता है, बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है, हम अकेलापन फील करते हैं, हमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी डिम है, क्योंकि सूर्य अब उत्तरायण होने जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज होने जा रहा है। तो कोई भी चीज जब चेंज होती है ना, हम उसे बड़ी जल्दी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बड़ी बात आपको बताऊं, लोगों के पेट बहुत खराब होंगे। आप हर दूसरे घर में सुनेंगे पेट से जुड़ी समस्या है, पेट को लेके हमें अल्ट्रासाउंड कराना है, पेट से लेके या तो लोगों को लूज मोशंस हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, या लोगों को कब्ज हो रही है। इससे पेट से जुड़ी हुई समस्या करेगी, दोनों को एक दूसरे की पावर मिलेगी। और मंगल वहां पर अस्त बैठा है, और मंगल अस्थि हो तो अच्छा है, अस्त नहीं है तो ये हाल है। अगर उदय होता तो क्या होता? चलिए प्रतीक जी अपनी बात पूरी कीजिए। जोड़ना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात बोली है राखी जी ने, और इसे मेडिकल साइंस कहता, मैं नहीं कहता। दिसंबर और जनवरी में एंजाइटी के सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं। नहीं, उसका कारण ये भी है ना, धूप नहीं मिलती है, विटामिन डी तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं ना, आरोग्यता के कारक हम बार बार कहते हैं, आत्मसम्मान के कारक हम बार बार कहते हैं, आत्मा के कारक हम बार बार सूर्य को कहते हैं। यही वजह है जो राखी जी कह रही, लाइट डिम हो गई ना, वो प्रकाश डिम हो गया, और कहीं ना कहीं इसी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, आप देखेंगे दिसंबर जनवरी में डॉक्टरों के पास ये मरीज पड़ते हैं। और धनु राशि में हो जाने की वजह से पेट की समस्याएं बढ़ेंगी, नींद की समस्या बढ़ेंगी, क्योंकि धनु राशि घुटनों को दर्शाती है। तो यहाँ इस रिलेटेड एरिया में स्थितियां खराब हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल सूर्य आखिर बृहस्पति की राशि, अपने एडवाइजर की राशि में है, तो शुभता लाएंगे, सिर्फ रिजल्ट को स्लो रखेंगे। मंगल की स्थिति होने की वजह से, मंगल आदित्य योग होने की वजह से जो इस सुस्ती आ रही थी, वो सुस्ती खत्म हो गई, आप कह सकते हैं, क्योंकि मंगल एनर्जेटिक प्लैनेट है, एनर्जी और ब्लड के प्लैनेट है। तो ओवरऑल ये इस बार जो संचरण है धनु में खासतौर से, ये बहुत शुभ है। अमूमन बाकी सालों में ऐसा नहीं देखा जाता है, क्योंकि सूर्य मंगल की युति नहीं होती है। इस साल ये बेहतरीन है। ठीक है, तो संजीव जी उपाय सूर्य के करने चाहिए या फिर गुरु के करने चाहिए? दोनों के उपाय करें। दोनों के लिए अगर आप, सूर्य के लिए अगर आप जो लाल मसूर की दाल छिलका उतरी आती है, उसका अगर आप लाल कपड़े में बांध करके संकल्प सहित, देखिए दान कई बार हम लोगों ने लिया, मंदिर में जाके दे आए, किसको दे आए कोई पता नहीं है, जो
पुष्प या जो चावल या जो भी कुछ वस्तु चढ़ानी है, नारियल गंगा जी में चढ़ा के आ गए, नाले में तो ऐसा नहीं चलेगा। आप उसको संकल्प बोल के दें, कौन सा ग्रह आपका कुंडली में खराब है, किस ग्रह के निमित्त दान दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, मजबूत है, उत्तम है, और उत्तम बनाना। तो बिना संकल्प के ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और गुरु बृहस्पति का भी आप पीली दाल का दान आप पीले कपड़े में बांध के कर सकते हो। तो ये सब बातें हैं। और इस महीने में क्योंकि बहुत दान पुण्य का उसका पुण्य क्योंकि कम हो जाता है, क्योंकि धनु राशि में और मीन राशि में दोनों राशि बृहस्पति देव की है, गुरु की है, तो इसमें सूर्य कमजोर होते हैं अथवा दान का पुण्य इतना नहीं मिलता है। पर हाँ, एक बहुत अच्छी बात कह देता हूं, पुराणों के अनुसार ये जो महीना जिसको हम लोग कमजोर कह रहे हैं, इस महीने में पितरों की पूजा बहुत ही उत्तमता से होती। इसमें भी और गया जी धाम से मैंने विद्वानों से जुड़े उनसे भी चर्चा हुई, और पुराणों में लिखा है, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, तो ये लिखा है कि इन महीनों में पितरों के लिए अगर आप पूजा अर्चना कराते हो तो बहुत शुभ होता है, बहुत उत्तम होता है। अब ये तो मैंने कह दिया, ऐसे ही मीन में जब सूर्य आते हैं मार्च में लगभग, तो उसमें भी आप पितरों की पूजा करा सकते हो। लेकिन इस बार थोड़ा झमेला है, अभी राखी जी कह रही थी, और मैं दोबारा आपसे कह देता हूं, तो 14 तारीख संक्रांति जो बदलेगी, जो मकर में सूर्य आएंगे, तो इस बार भी दान पुण्य का महत्व तो थोड़ा कम रहेगा। कारण क्योंकि शुक्रदेव अस्त हैं और शुक्राचार्य जी लगभग आधे माघ के बाद उदीयमान होंगे, लगभग 40-45 दिन तक ये व्यवस्था चलेगी। तो इस समय जो है मुझे लगता है शादी विवाह नहीं होंगे। जो भी कार्य है, खरमास तो छोड़ दो, इसमें तो नहीं होगा, पर अगले महीने में जो आराम माघ का सर्वोत्तम श्रेष्ठ महीना है, स्नान दान पुण्य का सब होता है। हम लोग प्रातः 4 बजे उठ के बहन बेटी हम लोग स्नान करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति को, तो होगा तो, लेकिन क्योंकि इस बार वो तो ना पुण्य प्रदायी नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्रदेव अस्त है और इसमें हाँ ये सब है, तो इसको बहुत ध्यान से करें। बाकी दान पुण्य करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, विधिवत करें और उत्तम किसी ब्राह्मण को करें तो निश्चित कल्याण होता है, निश्चित आपका कार्य सिद्धि होगी। नितिशा जी, अब इसी के साथ कुछ और हमें उपाय भी बताइए, क्या क्या करना चाहिए इस दौरान? जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अब खर मास लग रहा है, सूर्य महाराज गुरु के घर जा रहे हैं और गुरु के घर जाके वो अपनी पूरी शक्तियाँ गुरु के महाराज के डिवोटी हो जाते हैं। तो जब भी हम देखते हैं सूर्य डिवोटी हो रहे हैं, तो इट मीन्स हमें सूर्य यानी विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान ने खुद ये बोला है विष्णु पुराण में कि पीपल के वृक्ष में मैं हूँ, ग्रहों में, नवग्रहों में सूर्य हूँ मैं। तो आप सूर्य उपासना ज़रूर करें। इस समय अगर आप सूर्य उपासना करते हैं, सुनहरे, नारंगी, पीले, कॉपर रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत विशेष रहेगा। सूर्य उपासना करते समय ओम घृणिम सूर्याय नमः या फिर आदित्य हृदय स्त्रोत का अगर आप जाप करते हैं तो सूर्य ग्रह आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ इस महीने दान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इसे खर मास या मल मास भी कहा गया है। तो इस महीने दान ज़रूर करें। जो आपके गुरुजन हैं उनकी सेवा करें, उनको जाकर के दान कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। मंदिरों में जाकर के अगर आप धार्मिक पुस्तकें दान करते हैं तो ये बहुत विशेष समय है जब आप धार्मिक पुस्तकें भी दान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें अन्न दान और वस्त्र का दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस समय पवित्र नदियों में भी ज़रूर स्नान करें, क्योंकि पवित्र नदियों के स्नान का भी इस समय विशेष महत्व है। इस समय अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं और नकारात्मक शक्तियां कमज़ोर होती हैं। जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि पितरों की पूजा होती है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या फिर ग्रहण दोष है या देव दोष है, इस समय सूर्य से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। इसलिए मल मास, खर मास में जब हम पितरों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। इसलिए पितरों का या देवताओं की पूजा का जो विशेष समय रहता है वो यही रहता है। इसलिए अपने घर में रामायण, गीता का पाठ ज़रूर करें इस समय। ये आपके लिए विशेष उपयोगी रहेगा, क्योंकि इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी ज़्यादा बढ़ाने का समय है। जी। तो धनु संक्रांति है, गुरु और सूर्य दोनों एक साथ हैं, खर मास की शुरुआत हो रही, लेकिन उपाय आप क्या कर सकते हैं, कैसे इस समय को और ज्यादा फलदायी बना सकते हैं? खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा हम उन्हीं के साथ कर रहे हैं। और जब हम ब्रेक पर गए थे, ब्रेक पर राखी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली राखी जी, जब हम इन उपायों की बात करते हैं, एक मैसेज जो आप देना चाह रही हैं जरा आज के युवा पीढ़ी को दे दीजिए, जेन जी को।
देखिए हमारे यहाँ कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके बच्चों के एग्जाम है, कॉलेज के भी चल रहे हैं, स्कूलों के भी चल रहे हैं, लोगों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, प्लीज़ आने वाला 2026 सूर्य का साल है, नंबर 1 बनता है। और अगर अभी से हम किसी भी आने वाले मेहमान की तैयारी करना शुरू करें और ओए होए वो खर मास से हो, प्लीज़ अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाने की आदत डालें। और वो तब उठेंगे जब आप उठेंगे। आप अपने घर में कुछ जो है डिसिप्लिन बनाइए, क्योंकि सुबह नॉक नॉक कर कर पर्दे की रोशनी में से अगर सूर्य आकर कहे भाई मैं आ गया हूँ उठ जा, अब तो 10 बज रहे हैं, तो फिर भविष्य खराब है। लेकिन आप एक लोटा जल लेकर सूर्य का इंतजार करते हैं और राजा निकल रहा हो और वो देखे मेरी प्रजा कौन कौन मेरे इंतजार में खड़ी है, तो सूर्य अच्छा हो गया ना कुंडली में, बाकी सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे, सबसे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो पहला काम अब से करना शुरू करिए, जल्दी उठिए। चलिए, अब इस समय में असर अलग अलग राशियों पर क्या होगा, क्योंकि सूर्य अब धनु राशि में जा रहे हैं और स्वामी है गुरु। तो प्रतीक जी आप ही से शुरू करूंगी, पहली 3 राशियों के बारे में बताइए जरा। राशियों पे तो आएंगे, उसके पहले एक चीज समझ लीजिए। हाँ। इन जनरल अग्नि तत्व की राशियों को जबरदस्त लाभ है। दूसरा लाभ मिलेगा देवगुरु बृहस्पति की राशियों को। तो ओवरऑल 5 राशियां तो ऐसे ही बता दी, मेष, सिंह, धनु और मीन राशि। इन 4 राशि को जबरदस्त लाभ रहेगा। ऐसा नहीं 8 के लिए खराब है, लेकिन ये अब इस टाइम पर बेस्ट अपना कहीं ना कहीं दें अपने कार्य को, और बेस्ट ही वापस आएगा। वैसे भी अगला साल 2026 सूर्य का साल है, जो कि इसी राशि पे ही टच हो रहा है, तो अपने आप में ये साल बहुत बेहतर होने वाला है अगला। अब सीधे आते हैं आपके राशिफल पर। मेष लग्न, मेष राशि वालों, आपके नवम भाव में ये गोचर हो रहा है, वहां पे मंगल भी विराजमान है। लग्नेश नवम में चला जाए और पंचमेश नवम में हो जाए, इससे बड़ा राजयोग क्या। तो नौकरी हो, व्यापार हो, धन हो, पैसा हो, सब बेहतर हो रहा है। पद प्रतिष्ठा के संकेत मिल रहे हैं, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, किसी बड़ी एमएनसी में ऑफर आ सकता है, व्यापार में लाभ होगा। जबरदस्त एनर्जी आपके अंदर रहेगी, इस वजह से कार्य को सुचारू रूप से और समय से पहले कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें, त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में, पंचमेश नवम में, अपने आप में रुपया पैसा लक्ष्मी से लाभ होगा। शेयर मार्केट से भी लाभ होगा। सूर्य मंगल एक साथ होने की वजह से घर गाड़ी बंगले में इन्वेस्टमेंट करना लाभकारी रहेगा। खास तौर से बात करें, आपको सोने पर भी इन्वेस्टमेंट करना इस दौरान ठीक रहेगा। पारिवारिक जीवन बेहतर दिखता है, वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। प्रेम प्रसंग में थोड़ी बहुत तलखियाँ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि पंचम के स्वामी मंगल के साथ हैं। गुस्से पे कंट्रोल रखें। स्वास्थ्य के मामलों में आपका स्वास्थ्य और आपके पिता के स्वास्थ्य को अगर कोई समस्या थी, खत्म होगी। क्या करें? ओम मित्राय नमः इस मंत्र का पाठ करें। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों, आपके अष्टम भाव में आ गए। निश्चित तौर पर स्थितियां खराब है। कोर्ट कचहरी से दूर रहिएगा, पुलिस मुकदमे से दूर रहिएगा, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। उसी के साथ साथ पैतृक संपत्ति के विवाद में नहीं फंसिएगा। ये वो समय है जो सेपरेशन करा सकता है आपके अपने पार्टनर के साथ। ये वो समय है जब ससुराल पक्ष से भी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव इन्हीं सब चीज़ों का है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नौकरी व्यापार में अधिकारियों का सम्मान करिएगा, नहीं तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें, ठीक दिखती है, एवरेज दिखती है, बड़े इन्वेस्टमेंट टाल दीजिएगा। पारिवारिक जीवन में खटपट रहेगी, ससुराल पक्ष हावी रहेगा, उस वजह से आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। समझदारी से कार्य लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में दांतों की समस्या परेशान करेगी। क्या करें? ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों, आपके सप्तम भाव में होंगे, तो निश्चित तौर पर सप्तम भाव में बल कम हो जाता है सूर्य का, लेकिन मंगल का बल अच्छा रहता है। तो नौकरी व्यापार में लाभ, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती दिख रही है, व्यापार से पैसा आएगा। पारिवारिक जीवन में खटपट होगी तो निश्चित तौर पर टालने की कोशिश करिएगा, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है। स्वास्थ्य ठीक दिखता है। क्या उपाय करें? गायत्री मंत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए, कर्क सिंह और कन्या वालों का भी हाल जान लेते हैं। इस दौरान क्या उनको उपाय करने, कैसे इस समय का लाभ उठा सकते हैं नितिशा जी? जी, तो सबसे पहले कर्क राशि और कर्क लग्न की बात कर लेते हैं। जब हम कर्क राशि और कर्क लग्न की बात करते हैं तो इनके लिए ये समय, विशेषकर इस समय आप नई रिसर्च के साथ जुड़ सकते हैं। शिक्षा के नए क्षेत्रों से अगर आप जुड़ के आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, ये जो समय है आपके जीवन में एक नई ऊर्जा के विकास को लेकर के आएगा। तो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े और जो कार्य आपके रुक रहे थे अभी तक, उन कार्यों को करते हुए आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ मैं बोलूँगी, ये समय, ये जो टाइम है, क्योंकि आपकी जो कर्क राशि और कर्क लग्न के स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा को भी सूर्य की रोशनी ही चाहिए होती है। इस समय अगर आप शिव उपासना के साथ साथ सूर्य उपासना भी करते हैं तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और ये जो सफलता के साथ साथ जो आपके जो रुके हुए कार्य थे वो भी पूर्ण होने की पूरे योग बनेंगे।
कर्क राशि और कर्क लग्न के बाद हम बात कर लेते हैं सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए। ये सबसे शुभ समय सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए भी है। भले ही सूर्य की एनर्जी रोशनी इस समय कम है, लेकिन धनु राशि में जाने के बाद वो अच्छे शुभ कार्यों को आपके जीवन में कराएगा। यानी ये समय आपके लिए सकारात्मक होगा। ये समय आप जो भी करना चाहते हैं, जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, अब उनका पूरा फल आपको देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ें आपकी रुक रही थी वो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ेंगी। और साथ ही साथ ये जो समय है, आप इस समय का पूरा प्रयोग करते हैं तो आगे आने वाला समय आपको प्रमोशन, व्यापार में उन्नति और धन की स्थितियों को भी मजबूत करेगा। इस समय बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने डिसीजन लें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर के भी डिसीजन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान रख के चलते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। आपके लिए अच्छा रहेगा तांबे की चीजों का दान करना, सूर्य गेहूं का दान करना और साथ ही साथ सूर्य उपासना करना। अगर आप सूर्य उपासना कर रहे हैं, पीली चीजों का दान करते हैं, मंदिरों में जाकर, गुरुओं को जाकर के अगर आप आध्यात्मिक जो पुस्तकें हैं वो दान दे देते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। इस माह अगर आप चंदन का तिलक लगाते हैं तो भी आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न वाले लोग, ये जो समय है, आपको जो कंपटीशन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां दे सकते हैं। तो अगर आप कंपटीशन से जुड़े हैं तो ये समय आपकी प्रतियोगिता के लिए बेहद शुभ समय है। आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से आगे बढ़िए। और साथ ही साथ इस समय अपने पेट संबंधित विकारों का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना। और साथ ही साथ अगर आप सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के कुछ दान कर देते हैं, अन्न का या वस्त्र का, कंबलों का, तो आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। बिल्कुल। चलिए राखी जी आपके पास आती हूँ। तुला, वृश्चिक और धनु राशि। देखिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम जो सब पैनल पे बैठे हुए लोग राशि आपको बता रहे हैं वो चंद्र राशि से बता रहे हैं, पहले से समझ लीजिए। तुला राशि वालों, आपके तो वैसे भी बल्ले बल्ले है, भले शुक्र अस्त है, लेकिन आपकी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत टाइम है आने वाला 2026 भी, और ये समय भी। आप अगर सिंगल हैं तो मिंगल होने के चांसेस है, किसी को ढूंढ रहे थे तो वो आपको मिल सकता है। फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा। एक उपाय करना है, रोज इत्र पानी में डालकर स्नान करें और महादेव पर गुलाब के पुष्प अर्पण जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपका क्रोध, आपका गुस्सा आपकी चीज़ों को खराब करता है, इसलिए गुस्से पर थोड़ा सा काबू करें। आप बड़ा मकान या घर का ऑफर आ सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि घर मास है, मैंने तो देख लिया, मुझे लेना नहीं चाहिए। आप पसंद कर लीजिए, उन्हें बोलिए कि मैं जो है 14 तारीख को मकर संक्रांति पर टोकन मनी दूंगा। हाँ, मुझे मकान, दुकान जो भी है वो प्लानिंग नहीं रोकनी है। प्लानिंग, सूर्य भले ही हर मास में आ गया पर प्रकाश देना थोड़ी छोड़ेगा, तो हम जो कर रहे थे वो सब कुछ हमें करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और वृश्चिक राशि का लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे तो आपको वीजा मिलेगा, लेकिन जब भी फॉरेन जाएं प्लीज़ ये अपनी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ध्यान से रखें। एक उपाय, सुंदरकांड का पाठ पूरे महीने करें, बहुत लाभदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि। अब आपकी तो खास बात है भाई, आप ही की राशि में आ रहा है, तो अगर आपके घर सूर्य देव आए हैं तो ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, मान देंगे, क्योंकि मंगल पहले से वहाँ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ना गुस्से पर काबू, गाड़ी, स्कूटर, बाइक धीरे से चलाएं, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर ना आए, दूसरों को सम्मान दें। और हमेशा सूर्य ये चाहता है, गुरु ये चाहता है कि आप लोगों को इज्जत दें। वैसे आपकी नेचर भी ऐसी होती है, लेकिन इस टाइम पर अपने माता पिता की हेल्थ का खास ध्यान रखें। भाई के साथ किसी विषय को लेकर झगड़े हो सकते हैं, एक चुप 100 सुख बेहतर होगा। आपके लिए मेरे पास एक ही उपाय, पीली चीज़ों का दाना पूरे के पूरे महीने में करेंगे और हल्दी पानी में डाल के जरूर नहाएंगे। बाकी होगा वही जो राम रख राची, लेकिन जस्ट बिलीव इन कर्मा। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात करें, उससे पहले जरा संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। कुछ एक सरल से उपाय बता दीजिए लोगों को, अगर किसी शुभ कार्य की तरफ लोग जा भी रहे हैं तो क्या उपाय करके जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले उठ करके प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, ये हम सभी ने कहा। और उसके बाद स्नान सूर्य को जल देंगे। उसके बाद बैठ करके आसन पर पवित्र अवस्था में गणेश जी का स्तोत्र जो उसका पाठ करें, संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र, जो ये सभी तरह के जो भी उपाय हैं उनका सबका ये बाप है। और गणेश जी हर पीड़ा का हरण करते हैं। और प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालुचंद्रम च दशमम तो विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तो गजाननम। ये मैंने बीच का जो मैन स्तोत्र वो आपको बोला, बाकी
पूरा स्तोत्र थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इसकी फलश्रुति बहुत बड़ी है। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, पुत्र की कामना वाले को पुत्र देता है। विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्या की कामना वाले को विद्या प्रदान करता है। तो इस तरह गणेश जी का स्तोत्र पर करें और इसके बाद सूर्य नारायण भगवान के लिए नित्य जल दान करें और अपने से बुजुर्गों की सदा बात माने। इससे आपके जीवन में बहुत ही लहर आ जाएगी, आपकी आयु आरोग्यता आपको प्राप्त होगी, आपके व्यापार में उन्नति होगी। सब कुछ गणेश जी प्रदान करते हैं, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवोनिधि सकल बुद्धि के दाता है। गणेश जी के अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि होती हैं और सूर्य नारायण का अर्चन करें, समर्चन करें तो सूर्य नारायण ही जगत के पिता हैं, जगत साक्षी हैं और आपको रोज निकल करके लाइव दर्शन प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग GNT के माध्यम से सब लोग लाइव आकर के आपसे मिलते हैं, दर्शन देते हैं, ऐसे ही लाइव हमारे सूर्य नारायण रहते हैं और हम सबको ऊर्जा कृपा प्रदान करते हैं। बिल्कुल। चलिए आखिरी 3 राशियां प्रतीक जी बता दीजिए। देखिए, मकर लग्न मकर राशि वालों निश्चित तौर पर 12वें भाव पे होंगे। विदेश यात्राओं का सपना सजोए थे, पूरा हो सकता है। 12वें भाव में होने की वजह से विदेश में कोई हानि भी हो सकती, धन का, उसका ख्याल रखना है। ओवरऑल देखिए, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाह रहे थे वो जा सकते हैं। नौकरी व्यापार के लिए ठीक रहेगा, लेकिन शत्रुओं का खास ख्याल रखना होगा। आर्थिक स्थिति ठीक दिखती है, खर्चों का जोर रहेगा, खर्चे बढ़ेंगे पूरे 1 महीने, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। इन्वेस्टमेंट करते समय किसी सलाहकार की ज़रूर उससे सलाह ले लें, नहीं तो फंस सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खटपट होगी, क्योंकि 12वां भाव सैया सुख का भी है और वहाँ पे सूर्य मंगल का साथ आ जाना निश्चित तौर पर थोड़ी अनबन कराएगा। आपको वहाँ पे धैर्य रखना होगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो सरदर्द, माइग्रेन परेशान कर सकता है, वहाँ पर ध्यान देना होगा। क्या करें? 1.25 किलो हल्दी का दान रविवार के दिन कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। आपके 11वें भाव पे ये गोचर हो रहा है, जबरदस्त गोचर हो रहा है। बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने जा रही है, बड़ा लाभ होने जा रहा है, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे शासन का हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का हो, चाहे पैसे का हो। तो 11वां भाव महत्वाकांक्षा का है, तो वो पूर्ण करने सूर्यदेव वहाँ आए और मंगल के साथ हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दशमेश भी एकादश भाव में बैठ गए, तो अपने आप में नौकरी व्यापार में जबरदस्त तरक्की, बड़ा पद प्रतिष्ठा मिलने वाला है। मनचाही जगह पोस्टिंग भी हो सकती है इस दौरान। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लक्ष्मी स्थान मजबूत दिखते हैं, पैसा रुपया अच्छा आएगा। पैतृक संपत्ति जो मुकदमों में फंसी हुई थी मिल सकती है, वहाँ पे अच्छा खासा धन आ सकता है। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। प्रेम प्रसंग में जरूर थोड़ी तलखियाँ बढ़ सकती हैं, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में स्वास्थ्य ठीक दिखता है आपका और आपके पिता दोनों का। सिर्फ ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करिए और केसर का तिलक रविवार और बृहस्पतिवार लगा लीजिए। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों में। 10वें भाव में सबसे ज़्यादा बलि सूर्य और मंगल को ही माना गया और दोनों एक साथ बैठ जाएं, इससे बड़ा योग क्या। तो निश्चित तौर पर पद प्रतिष्ठा की जो चाह है वो कोई बड़ी चाह पूरी होने जा रही है। पद प्रतिष्ठा रिलेटेड, नौकरी रिलेटेड कोई बड़ी नौकरी मिल सकती है, बड़ा ऑफर आ सकता है, बड़ी MNC से ऑफर आ सकता है। आपकी जो भी मनोकामना थी नौकरी व्यापार में पूर्ण होगी। आर्थिक स्थिति जबरदस्त दिखती है, क्योंकि 4थे भाव में दृष्टि होगी, तो घर गाड़ी बंगला, जैसे कि राखी जी ने कहा, देखना जरूर रखिए। और 14 होते ही 14 के बाद तुरंत उसे फ्रीज कर दीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए डील को। तो इस दौरान घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत है, माता से बड़ा लाभ मिलेगा इस दौरान। पारिवारिक जीवन ठीक दिखता, प्रेम प्रसंग में लाभ, वैवाहिक जोड़ों को भी रिश्तों में लाभ होगा। बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में 10वें भाव पे है तो सब कुछ बेहतर, लेकिन अपने पिताजी के BP का और डाइजेशन का थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्या उपाय करें? ओम मीनाधि पतयः नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं राखी जी से जानना चाहूँगी। आपने कहा कि शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी। अब मान लीजिए किसी को कहीं से ऑफर लेटर आ जाए, लेना है कि नहीं लेना? बिल्कुल लेना है, कर्म को कभी नहीं रोकना है। हमेशा याद रखिए, श्री कृष्ण भगवान ने जब महाभारत शुरू करी, अर्जुन को गीता बताई, तो ये नहीं कहा पहले देखें तुम्हारी नाम की स्पेलिंग चेंज करें, डेट देखें, तिथि देखें। उन्हें लगा कि इसी टाइम इसे शिक्षा की जरूरत है, और सोचिए खुले मैदान में खड़े होकर उन्होंने शिक्षा दे दी, तो वही दिन तिथि खास हो जाती है। बिल्कुल लीजिए। कई लोगों के लिए तो एक हर मास गोल्डन जुगली जैसा होगा, और कई लोगों के लिए बड़ी तकलीफ। आपकी ताकी रही भावना तैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मैं आपको यही कहूंगी, जल्दी उठिए, जल्दी पाइए। जो जल्दी उठता है उसका जीवन हमेशा खूबसूरत होता है। जो सूर्य रोज सुबह उठना नहीं भूलते नवजोत जी, वो ये कैसे कह सकते हैं ऑफर एक्सेप्ट ना करो और नौकरी ज्वाइन ना करो? वो तो कहते हैं कर्म और करो। मैं यहाँ आया हूँ, कर्म और करो, मेरी रफ्तार धीमी, अपनी रफ्तार बढ़ाओ आप। तो इसलिए पूजा उपासना करके एनर्जी लाइए और इस तरह का इस सारे काम को करिए। सिर्फ बड़े संस्कार को टालिए, वही बोला गया है।
नवज्योति रूपाय सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत जल्दी आपके जीवन में ज्योति आएगी। ये सूर्य का ही नाम है, ये कोई हमने बनाया नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल